जादुई कढ़ाई। ये कहानी है सीतापुर की, जहाँ रेखा और रवि अपनी 3 बच्चों के साथ रहते थे और उनके घर में खाने की बहुत समस्या थी, क्योंकि रेखा को बाहर का कुछ काम नहीं आता था और रवि ज्यादा दिन कहीं काम पर टिक नहीं पाता था। उसका व्यवहार ऐसा था कि वो हमेशा ही कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता था, जिसके कारण कोई भी उसे ज्यादा दिन काम पर नहीं रखता था। अजी, ऐसा ऐसा कब तक चलेगा? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और आपकी नौकरी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये घर कैसे चलेगा? अरे तुम बेकार चिंता करती हो रेखा। देखो, मैं कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ, कुछ दिन उससे गुजारा कर लेंगे, फिर जब नौकरी लग जाएगी तो पैसे वापस कर दूंगा उन्हें। अजी, ऐसा कैसे चलेगा? उधार के पैसे बोझ होते हैं, हम वो नहीं लेंगे, चाहे हमें भूखे ही क्यों न मर जाना पड़े। दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें अपनी बेटी की बहुत तेज आवाज आई। पापा, पापा, मम्मी, मम्मी, जल्दी बाहर आओ। दोनों पति पत्नी घबराते हुए बाहर जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक लड़की घायल हालात में बेहोश पड़ी थी। वो उसे घर के अंदर लेकर आते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और उसे होश में लाते हैं। तब पिता रवि उससे पूछते हैं, बेटा बेटा तुम कहाँ से हो? तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे घर का पता बताओ, हम उन्हें तुम्हारे बारे में बता देते हैं। पता नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। रेखा रवि के कान में कहती है, अजी, मुझे लगता है इसके सर पर जो गहरी चोट लगी है, इसके कारण इसकी याददाश्त चली गई है। इसी कारण इस बेचारी को कुछ भी याद नहीं है। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। 1 मिनट रुको। बेटा, क्या तुम्हें बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है कि तुम्हारा घर किस जगह पर है? अगर तुम थोड़ा भी बता दो तो हम तुम्हें कैसे न कैसे करके वहाँ ले जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। कोई बात नहीं जी, हम इसे अपने घर में रख लेंगे जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं होती और इसे याद नहीं आता कुछ भी। रेखा, हम इसे रख तो लेंगे, मगर हम इसे खिलाएंगे क्या? और मेहमान तो भगवान के समान होता है, हम इसे भूखा तो नहीं रख सकते। और हमारे घर में तो हमारे ही खाने के लाने पड़े हैं। कोई नहीं, मैं किसी के घर में काम कर लूंगी और इसे खाना दे देंगे। आप चिंता मत करिए, जमाना बहुत खराब है, ऐसे इसे छोड़ भी तो नहीं सकते। रेखा और रवि उस लड़की को अपने घर में रख लेते हैं। अगले दिन रेखा एक घर में बर्तन साफ करने का काम शुरू कर देती है और उसे 50 रुपए वहाँ से मिल जाते हैं। वो उससे उस लड़की के लिए खाना ले आती है। तभी उसके बच्चे ये सब देख लेते हैं। मम्मी, आप हमें तो रोटी नहीं देती हो और इस लड़की के लिए रोटी खिला रही हो। ये तो रोज खाना खाती है और हम कई दिन तक भूखे पेट सोते हैं। बेटा, ये हमारी मेहमान है और इसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, इसी वजह से हम इसे खाना दे रहे हैं। और इसे तो अपना घर भी याद नहीं है, ये कहाँ से आई है, कहाँ की है। बेचारी ठीक होगी तभी तो अपने घर जाएगी। बच्चों को अपनी माँ की बात सुनकर उस लड़की से जलन हो जाती है। रेखा ये सब कहकर रसोई में काम करने चली जाती है। तभी वो काम करते करते चक्कर खाकर गिर जाती है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। तभी वो लड़की उसके पास आती है और रेखा के मुंह पे पानी के छींटे मारकर उसे उठाती है। अरे उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रेखा अपनी आंखें खोलती है। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी आ गई थी तो। तुम लोग खुद तो कुछ भी नहीं खाते, इस वजह से तुम सब बहुत ज्यादा कमजोर हो, पर तुम मुझे भर पेट खाना देते हो। तुम सब बहुत अच्छे हो। कोई नहीं, तुम खाना खाओगी तभी तो तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी बेटा। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। लड़की अपने मन में सोचती है, मुझे इनके लिए कुछ करना होगा। ये सब लोग कितने अच्छे हैं,
मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। वो लड़की फिर बाहर जाकर एक बूढ़े आदमी का सामान उसके घर पहुंचाने में उसकी मदद करती है, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से सबके लिए खाना लेकर आती है और जैसे ही खाना खाकर सब खुश होते हैं, तुरंत ही एक चमकदार रोशनी उस लड़की पर पड़ती है और वो एक सुंदर परी में बदल जाती है। वो लड़की परी लोक की सबसे सुंदर परी थी। उसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड हो गया था कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझती थी और वो सबको नीचा दिखाती थी, किसी की मदद भी नहीं करती थी। एक दिन परी लोक की महारानी ने उसे चेतावनी दी। परिधि परी, अगर तुमने अपने इस घमंड पर जल्दी ही काबू नहीं करा तो तुम्हें एक बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा और उस दंड को तुम सहन नहीं कर पाओगी। महारानी, इसमें घमंड की क्या बात है? अब मैं इस परी लोक की सबसे सुंदर परी तो हूँ ही, इसमें मेरी क्या गलती? उसके रानी परी की ऐसे जुबान लड़ाने के कारण महारानी उसे परी लोक से बाहर निकाल देती हैं और उसकी शक्ति छीन लेती हैं। अब तुम परीलोक में तभी आ सकती हो जब ये घमंड तुम्हारा टूट जाएगा और तुम्हें पता चलेगा कि सामने वाली की भी मदद करनी चाहिए। तब तक तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, ना ही तुम्हारे पास कोई शक्ति होगी और तुम बदसूरत हो जाओगी। और जैसे ही महारानी ने कहा था, सब वैसा ही हुआ। रेखा के परिवार की मदद करने के कारण परी का श्राप टूट गया और वो अपने वास्तविक रूप में आ गई। अब उसे अपनी परीलोक जाना था, तो वो रेखा को एक जादुई कढ़ाई देकर जाती है। रेखा, ये लो तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट, ये तुम्हारे सारे कष्ट खत्म कर देगी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, परी तेज रोशनी में वहाँ से गायब हो जाती है। मम्मी, ये दीदी परी थी क्या? और ये हमें कढ़ाई क्यों देकर गई है? भला परी भी कढ़ाई देती है क्या? बेटा, ऐसा नहीं बोलते, जरूर कोई बात है जो हमें समझ नहीं आ रही है। तभी एक बच्चा बोलता है, काश मम्मी परी हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना देकर जाती तो मजा आ जाता। जैसे ही बच्चा ऐसा बोलता है, जादुई कढ़ाई से स्वादिष्ट खाना निकलता है। अरे रेखा, पीछे देखो, उस कढ़ाई में से तो खाना निकल आया। अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, परी ने हमें एक जादुई कढ़ाई दी है। तभी वो बोल रही थी कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर एक और बच्चा कहता है, इसमें से बहुत अच्छा अच्छा खाना आ जाएगा, पिज्जा, बर्गर। और जैसे ही वो ये कहता है, उसमें से पिज्जा, बर्गर सब आ जाता है। अरे वो लड़की हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आई थी। हमने तो उसकी मदद इंसानियत से की, पर उसने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। रेखा के परिवार की अब खाने की समस्या खत्म हो गई। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे अपने खाने का एक व्यापार भी कर लेते हैं, एक ढाबा खोल लेते हैं और उस जादुई कढ़ाई में काफी टेस्टी खाना निकलता है। वो लोग गरीबों की मदद करने लगे, उन्हें फ्री में खाना खिलाते और जैसे ही वो पैसे कमाने लगे, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया और उसके बाद वो खुशी खुशी से रहने लगे। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां के लोग बड़े ही खुशहाल जीवन जी रहे थे और वहां पर सब बेफिक्र अपना जीवन जी रहे थे। मगर एक दिन भूतलोक से एक भूत इंसानों की जगह पर आया और उसने इंसानों को डराकर उन्हें मारने का सोचा। ये इंसान तो बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमारे लोक में अब स्वादिष्ट खाना भी नहीं मिलता। अब मैं इन लोगों को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। फिर उस भूत ने अपना पहला इंसानी शिकार किया और अपनी गुफा में ले गया। फिर दूसरे इंसान को जैसे ही मारने के लिए गया, तभी उसने देखा उसका परिवार उनके लिए बहुत रो रहा था और बेचैन हो रहा था। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मेरा जवान बेटा कहाँ चला गया? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे भी उसके साथ अपने पास बुला ले। मैं बूढ़ी अपने जवान बेटे की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाऊंगी। बूढ़ी काकी बहुत रोती है। ये देखकर भूत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत बुरा लगता है। मैंने इस इंसान को मारकर अच्छा नहीं किया। इसके मरने के बाद इसकी बूढ़ी माँ की हालत तो बहुत ही खराब हो रही है। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब से मैं इंसानों को नहीं मारूंगा। फिर भूत ने लोगों को मारना छोड़ दिया
और लोगों के बीच रहना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसे इंसानों के बीच रहना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि लोग अलग अलग तरह के काम किया करते थे और अपना जीवन खुशी से जीते थे। लेकिन भूत तो सिर्फ लोगों को मारकर खाते थे और पूरा दिन इधर उधर भटकते रहते थे। एक दिन उसने सोचा, इंसान कितने अच्छे होते हैं, इनके पास करने के लिए भी बहुत कुछ है, और हम भूत बस खून खराबा ही जानते हैं। क्यों ना मैं भी वेश बदलकर इंसानों के बीच रहने लग जाऊं। कोई मुझे पहचानेगा नहीं तो डरेगा भी नहीं। भूत पूरे दिन इधर उधर काम की तलाश करता है। फिर तभी उसे रास्ते में एक बहुत मशहूर पकौड़े वाला मिलता है, जो उस गांव का सबसे प्रसिद्ध पकौड़े वाला था। उसकी दुकान पर बहुत ही भीड़ हो रही थी, जिसे देखकर भूत बोलता है, अरे इस पकौड़े वाले के पास तो इतनी भीड़ है, अगर मैं भी पकौड़े का काम खोल लूं तो लोगों की भीड़ मेरे पास भी इकट्ठी हो जाएगी। हाँ, ये ही बहुत अच्छा आइडिया है, और पकौड़े तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं पकौड़ा बना दूंगा और बेच भी दूंगा, साथ ही खुद का ठेला भी लेना होगा। उसके लिए भी मुझे कुछ जुगाड़ करना होगा, और साथ ही सब सामान की जरूरत भी पड़ेगी। सामान भी कहीं ना कहीं से लाना होगा। चलो, मैं किसी व्यक्ति से जाकर मदद मांगता हूँ। वो एक ठेले वाले दुकान पर जाता है। भाई, मुझे एक ठेला चाहिए, मुझे खुद का काम शुरू करना है। ठीक है, उधर अच्छे अच्छे ठेले लगे हुए हैं, जो आपको पसंद हो वो ठेला ले लो। भूत जाकर ठेला देखता है। ये वाला ठेला अच्छा लग रहा है, इस ठेले को लेकर चलता हूँ। मजबूत और टिकाऊ भी लग रहा है। भूत ठेला लेकर चल देता है। अरे भाई रुको, जरा पैसे तो दे दो। ठेला लेकर ऐसे ही जा रहे हो? मैंने दुकान बेचने के लिए खोल रखी है, दान करने के लिए नहीं। क्या ठेले लेने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं? मुझे तो लगा था ऐसे ही मिल जाएगा। अरे भाई, दूसरी दुनिया से आए हो क्या, जो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं? मुझे तो लगा था कि यहाँ पर बस खाने पीने के सामान खरीदने के पैसे दिए जाते हैं। मुझे क्या पता था कि ठेले खरीदने के भी पैसे दिए जाएंगे। अब तो पता चल गया है ना कि ठेले खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं। 500 दे दो। मेरे पास पैसे तो नहीं है। ठेला खरीदना चाहता है, पैसे है नहीं, फालतू में टाइम खोटी मत कर दिया कर। ये तो ऐसे देगा ही नहीं, अब तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। तभी भूत बोलता है, भाई देखो, वो पीछे क्या है? ठेले वाला पीछे देखता है। तभी भूत ठेला लेकर गायब हो जाता है। अरे, ये आदमी कहाँ चला गया? मैंने तो इसे जाते हुए नहीं देखा। हे भगवान, ये मेरा ठेला भी ले गया। फिर भूत ऐसे ही बाकी सब सामान का इंतजाम कर लेता है और अपना ठेला लगाता है। भूत को भी पकौड़े बनाने काफी अच्छे से आते थे, तो उसे ग्राहक जोड़ने में ज्यादा दिन नहीं लगे और उसका ठेला भी थोड़ा थोड़ा मशहूर हो गया और सब लोग उसी के पकौड़े खा रहे थे। अरे भाई, आखिर तुम पकौड़े में ऐसा क्या मिलाते हो कि पकौड़े इतने स्वादिष्ट बनते हैं? हाँ भाई, बात तो सही है, इसका स्वाद तो लाजवाब है। ऐसे पकौड़े पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। कुछ नहीं भाई, बस सब ऊपर वाले और आप सबकी मेहरबानी है। फिर एक दिन एक आदमी भूत के पकौड़े की दुकान पर जा ही रहा था कि उसने देखा कि वो अपनी बगल में हाथ दे रहा था और फिर उन्हीं गंदी हाथों से पकौड़े बना रहा था। अरे, ये पकौड़े वाला तो बहुत ही गंदा है। जिस हाथ से बगल खुजा रहा है, उसी से बिना धोए पकौड़े बना रहा है। छी छी छी। तभी वो आदमी भूतिया पकौड़े वाले को देखकर पेड़ के पीछे छुप गया और देखने लगा कि वो और क्या क्या करेगा। उसने अपने गंदे हाथों से ही पकौड़े निकाले और उससे ही पकौड़े रख दिए। फिर वो अपनी नाक में उंगली देने लगा और ग्राहक के आते ही उन्हें उसी गंदी हाथों से पकौड़े देने लगा। ये देखकर उस आदमी को उल्टी आ गई और उसने ये सारी बातें पूरे गांव में फैला दी। अरे भाई, तुम उस कल्लू के पकौड़े मत खाना। आज मैंने देखा वो बहुत गंदगी से पकौड़े बनाता है, और ये जो गांव में लोगों की तबीयत खराब हो रही है ना, ये सिर्फ उसी के कारण है, क्योंकि वो इतनी गंदगी से पकौड़े बना रहा है, जिसके कारण शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है। क्यों भाई, तुमने ऐसा क्या देख लिया? जरा हमें भी तो बताओ। भाई, वो बगल खुजा रहा था, साथ ही नाक में उंगली डालने लगा और उन्हीं गंदे हाथों से पकौड़े बना रहा था। छी छी छी, ये पकौड़े वाला तो बहुत ही बेशर्म और गंदा है। अब हम उसकी दुकान पर कभी नहीं जाएंगे। फिर क्या था, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से सारे गांव में ये बात फैल गई
उसके बाद भूतिया पकौड़े वाले के ठेले से लोगों ने पकौड़े लेने बंद कर दिए और उसका काम एकदम बंद हो गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? आखिर लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? आखिर इन्होंने ऐसा क्या देख लिया जो कोई मेरे हाथ के पकौड़े नहीं खा रहा? फिर भूतिया पकौड़े वाला दोबारा से वेश बदल कर पता करता है कि आखिर लोग उसके पकौड़े क्यों नहीं खा रहे थे। उसे एक बूढ़ी से सच पता चलता है। ओह, तो इंसानों ने देख लिया कि मैं किस तरह से पकौड़े बनाता हूँ और मेरी गलती के कारण कोई मेरे पास पकौड़े खाने नहीं आ रहा। अब भूतिया पकौड़े वाले से गांव में कोई भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि सब उससे बहुत नाराज थे। फिर उसने खाना पीना भी छोड़ दिया क्योंकि जब उसकी दुकान नहीं चल रही थी तो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। मुझे अपने आप को बदलकर अच्छे इंसान की तरह ही काम करना होगा, तभी मेरा काम फिर से चलेगा। फिर भूत ने अपने आप में बदलाव लाना शुरू किया और उसने गंदगी को छोड़कर साफ सफाई अपनाई और बहुत साफ सफाई से उसने अपना काम दोबारा से शुरू किया और उसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अब से वह गंदे काम नहीं करेगा। मैं जानता हूं आप सब लोगों को पता चल गया कि मैं कैसे पकौड़े बनाता था, मगर अब मैं अपने अंदर सुधार ला रहा हूं और आपको अब कोई भी तकलीफ नहीं होगी और ना ही मैं अब गंदी तरह से पकौड़े बनाऊंगा। फिर लोगों ने उसे एक और मौका दिया और धीरे धीरे ग्राहक उसकी दुकान पर फिर से जाने लगे। साथ ही भूतिया पकौड़े वाले का नाम सब जगह प्रसिद्ध हो गया। 3 जादुई बहनें। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां रामू और रेखा की 3 लड़कियां थीं। उन्हें अपनी 3 लड़कियों की बहुत खुशी थी, मगर उन्हें दिक्कत सिर्फ एक बात की थी कि उनके घर में बहुत गरीबी है और लड़कियों का खर्चा तो और भी ज्यादा होता है। रेखा, भगवान ने हमें 3 लड़कियों का सुख दिया है, पर मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं हम इनको कैसे पाल पाएंगे। घर में इतनी तंगी रहती है, पता नहीं भगवान कैसे करेगा, कैसे इनकी पढ़ाई होगी और कैसे शादी। अजी आप चिंता क्यों करते हो? भगवान ने अगर हमें 3 लड़कियां दी हैं, तो इनके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो और बस आप मेहनत करो। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। मैं कल ही दूसरी नौकरी ढूंढने जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खेती बाड़ी करके कुछ खास पैसे आएंगे। दूसरा काम होगा तो पैसे भी ज्यादा आएंगे। अगले दिन रामू काम की तलाश करता है। तभी उसे एक कंपनी में इलेक्ट्रिक मशीन चलाने का काम मिल जाता है। रामू का ये नया काम बहुत ही कठिन था, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिक मशीन चलाते वक्त उसमें बहुत तेज करंट आ जाता था। उसका मालिक उसे कहता है, देख भाई राजू, इलेक्ट्रिक मशीन चलाने में बहुत खतरा होता है। अगर तुझे मंजूर है तो कल से काम पर आ जा, मगर यदि कभी तुझे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मालिक, आप बस मुझे पैसे समय पर दे देना, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। राजू खुश होता हुआ घर चला जाता है। उसकी बीबी उससे काम के बारे में पूछती है, अजी आपको क्या काम करना होगा नई नौकरी में? देखिए, मैं कह देती हूँ, हम कम खा लेंगे, मगर आप कोई जोखिम भरा काम मत करना। अरे नहीं रेखा, मेरा तो बैठने का काम है, मैं ठेकेदारी करूंगा। अरे वाह, चलो अब हमारी तीनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाएगी। राजू अपनी पत्नी को भी सच नहीं बताता और अगले दिन से काम करने लगता है। कुछ साल उनके राजी खुशी बीत जाते हैं। अब तीनों लड़कियां 7-8 साल की हो चुकी थीं। साथ ही तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा समझदार थीं। उन्हें अपने माँ बाप की सारी परेशानियां समझ आती थीं और वो और बच्चों की तरह कोई डिमांड भी नहीं करती थी। एक दिन राजू की कंपनी से एक लड़का भागता हुआ रेखा के पास आया। भाभी जल्दी अस्पताल चलो, राजू भाई को बहुत तेज बिजली का झटका लगा है, उनकी हालत बहुत खराब है। ये आप क्या कह रहे हो भैया? उन्हें भला बिजली का झटका कैसे लग सकता है? वो तो ठेकेदार हैं, फिर बिजली का काम क्यों करने लगे? ठेकेदार? भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई है शायद। वो तो इलेक्ट्रिक मशीन चलाता है, उसमें कभी कभी बहुत ज्यादा करंट आता है, इसलिए आज राजू भाई को करंट लग गया। आप जल्दी चलो। रेखा तुरंत अपनी तीनों बेटियों से रोते हुए कहती है, बेटा, जब तक मैं घर नहीं आती तुम तीनों शैतानी मत करना और कहीं बाहर मत जाना। ठीक है माँ,
रेखा राजू के पास चली जाती है। तब उसे पता चलता है कि राजू हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो चुका है। राजू ने जो थोड़े बहुत पैसे अपनी तीनों बेटियों के लिए जोड़े थे वो उसके इलाज में खर्च हो जाते हैं। कुछ दिन बाद घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। तब रेखा अपनी तीनों बेटियों से कहती है, बेटी अब तुम तीनों बड़ी हो चुकी हो और काफी समझदार भी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा को पैरालाइज्ड अटैक आया है, इसलिए अभी कुछ दिनों वो बिस्तर पर ही रहेंगे और इस वजह से किसी न किसी को घर से बाहर जाकर काम करना होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि अब से मैं काम करने जाऊंगी और तुम तीनों मिलकर घर की देखभाल करना। माँ, आप चिंता मत करिए, हम तीनों बहनें घर का और पापा का अच्छे से ख्याल रखेंगे। बस बेटा, यही उम्मीद है तुम तीनों से। फिर क्या था, रेखा घरों में झाड़ू पोछे का काम शुरू कर देती है और तीनों बहनें घर को संभालने लगती हैं। एक दिन सबसे छोटी बहन घर के बाहर खेल रही थी। तभी एक गाय घायल हालात में उनके घर के सामने आकर बेहोश होकर गिर जाती है। दीदी देखो, ये गाय माता बेचारी गिर गई है, जल्दी आओ, इसकी मदद करनी है। दोनों बहनें घर के बाहर आकर देखती हैं। एक काले रंग की गाय जिसके दोनों पैरों में चोट लगी थी, बेहोश पड़ी हुई थी। हाँ, चलो किसी की मदद लेकर इसे घर के अंदर लेकर चलते हैं। मुझे लगता है ये बहुत तकलीफ में है, बेचारी इतनी ज्यादा घायल भी तो है। तीनों बहनें पड़ोसियों की मदद लेकर उस गाय को जैसे तैसे करके अपने घर के अंदर लेकर चली जाती हैं और जो भी थोड़े बहुत चिल्लर उनकी गुल्लक में इकट्ठा थे वो अपनी गुल्लक को फोड़कर उसमें से सारे पैसे लेकर गांव में ही मौजूद डॉक्टर से गाय का इलाज करवाती हैं। डॉक्टर साहब, ये गाय हमारे घर के बाहर आकर बेहोश हो गई थी और हम इसको जैसे तैसे करके अंदर लाए। आप एक बार इसे चेक कर लो, इसको क्या परेशानी है। इसके पैरों से बहुत खून भी निकल रहा है। डॉक्टर गाय का इलाज कर देते हैं और उन्हें दवाई देकर चले जाते हैं। रात में जब उनकी माँ घर आती है तो गाय को देखकर कहती है, अरे बेटा, ये गाय कहाँ से आ गई और इसके पैरों में ये चोट कैसे लग गई? माँ, गाय माता घायल हालात में हमारे घर के बाहर बेहोश थी, इसलिए हमने इनका इलाज करवा दिया। पर बेटा, तुम्हारे पास इलाज के पैसे कहाँ से आए? माँ, हमने अपनी गुल्लक को फोड़ दी। अब हम गाय माता को तकलीफ में देख तो नहीं सकते ना माँ। तुम तीनों ने ठीक किया बेटा, मगर बेटा हमारे खुद के ही खाने के लाले हैं, गाय माता को क्या खिलाएंगे? माँ प्लीज गाय माँ को रहने दो ना, हम इन्हें कैसे भी करके खाना दे देंगे। चलो ठीक है, जब तक गाय माता ठीक नहीं होती ये रह सकती हैं, मगर अब तुम तीनों को इनकी भी देखभाल करनी होगी। फिर क्या था, तीनों बहनें अब गाय माता की सेवा करने लगती हैं। वो दिन रात उनसे बातें करती हैं और बड़ी बहन कड़ी धूप में जाकर पहाड़ों पर से घास इकट्ठे करके गाय माता के लिए लाती है ताकि वो गाय को खिला सके, और सबसे छोटी बहन घर पर ही रहती है ताकि वो गाय की देखभाल कर सके और समय समय पर दवा और पानी दे सके। गाय माता, आप चिंता मत करो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मेरी बड़ी बहन घास लाने गई है और डॉक्टर ने आपको अच्छी दवाई दी है। अब तो आप ठीक भी होने लगी हैं। फिर दोनों बहनें घास ले आती हैं और गाय माता को खिला देती हैं, पर छोटी होने के कारण वो घास ज्यादा नहीं ला पाती। वो गाय माता को अपना खाना भी दे देती हैं। तीनों बहन खुद कुछ नहीं खाती, बल्कि गाय को ही सब कुछ खिला देती हैं और गाय की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। ये सब देखकर गाय माता बहुत ज्यादा खुश होती हैं। एक दिन तीनों बहनें रात में सो रही होती हैं
और तीनों को एक ही जैसा सपना आता है और उसमें वो गाय परी का रूप धारण कर लेती है। पुत्री, तुम तीनों बहनों ने मेरी बहुत सेवा की है। खुद भूखी रहकर मुझे पेट भर भोजन दिया, इसलिए आज मैं तुम तीनों बहनों को जादुई होने का वरदान देती हूँ। आज से तुम जो कहोगी वो सच हो जाएगा। अगले दिन जब तीनों बहनें उठीं और गाय को देखने गई तो गाय वहां मौजूद नहीं थी। अरे, गाय माता कहाँ चली गई? पता है तुम दोनों को, कल मैंने सपना देखा, हम तीनों जादुई बहनें बन गई हैं। काश ये सच होता तो आज हम तीनों के लिए बहुत अच्छा खाना हम मंगा कर लाते। बड़ी बहन ऐसा कहती ही है कि तुरंत उसके पास खाना आ जाता है। तीनों बहनें ये देखकर खुश हो जाती हैं। दीदी, काश हमारे पापा ठीक हो जाते। तभी उनके पापा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और तीनों बेटी को आवाज लगाते हैं। बेटा, तुम तीनों कैसे हो? पता नहीं ये जादू कैसे हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। पापा, ये जादू हम तीनों ने किया है। हमें गाय माता ने जादुई होने का वरदान दिया है। ये तुम तीनों क्या कह रही हो? बेटा, ऐसा नहीं होता। पापा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। काश हमारा घर बड़ा और अच्छा होता और हमारे पास बहुत सारा पैसा होता। छोटी बहन के ऐसा कहते ही उनका छोटा सा घर बड़े घर में बदल गया। तीनों जादुई बहनें और पिता बहुत खुश होते हैं। तीनों जो बोल रही थी सब सच हो रहा था, इसलिए तीनों जादुई बहनों ने अपने माता पिता की सारी परेशानी को दूर कर दिया। फिर वो पढ़ाई करने लगी और अपने जादू से लोगों की मदद भी करने लगी। मगर तीनों जादुई बहनों ने कभी भी अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं किया। चॉकलेट मोमोज बेचने वाली चुड़ैल। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां इंसानों की बस्ती के पास चुड़ैलों का भी डेरा था। चुड़ैल हमेशा इंसानों को परेशान करती रहती थी। इसी कारण वहां के लोग डरे हुए और सहमे हुए रहा करते थे, क्योंकि चुड़ैल कभी भी उन्हें उठाकर ले जा सकती थी। इसलिए वे अपनी बस्ती से बाहर भी कम ही निकलते थे, और जो कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती थी। दूसरी तरफ सभी चुड़ैल इंसानी मांस खाकर तंग आ चुकी थी। वे लोग आपस में बातें करती हैं। अब तो खाने में स्वाद ही नहीं आता, इंसानी मांस में वो स्वाद नहीं बचा। समझ नहीं आता क्या करें। तुम्हें पता है, मैंने तो जो इंसान चीजें खाते हैं वो भी खाई, पर अब उनमें भी कोई मजा नहीं बचा। हाँ, अब तो हमें सड़े हुए खाने को खाकर बिल्कुल तंग आ चुके हैं। अब मुझे तो कुछ नया चाहिए, मगर नया लाएंगे कहाँ से? दूसरी तरफ इंसान भी आपस में बातें करते हैं। भाई, इन चुड़ैलों ने तो आतंक ही मचा रखा है। हमारे गांव में जब भी कोई बाहर जाता है, ये तुरंत ही उसे उठा लेती है। समझ नहीं आता ये हम इंसानों को छोड़ेंगी भी या नहीं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इनके डर से हम बाहर खाना या कुछ और सामान लेने भी नहीं जा पा रहे हैं, और घर में अब कुछ बचा भी नहीं है, जिस कारण बच्चों को भी भूखा रहना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। चुड़ैल बहुत सोच विचार करके बोलती है। क्यों ना हम अपनी परेशानी लेकर रानी चुड़ैल के पास चले। बस अब हमारी समस्या का वही कुछ समाधान बता सकती हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, इसका कुछ तो इलाज निकालना ही पड़ेगा। कब तक हम इंसानों को खाएंगे? सारी चुड़ैल इकट्ठा होकर रानी चुड़ैल के पास जाती हैं, मगर रानी चुड़ैल के सिपाही भूत उन्हें वहीं रोक लेते हैं। रुक जाओ चुड़ैलो, कहाँ इतनी जल्दी में जा रही हो? हमें रानी चुड़ैल से कुछ जरूरी बात करनी है। रानी चुड़ैल अभी यहाँ नहीं है, इसलिए हम तुम्हें महल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। ठीक है, हम दोबारा आ जाएंगे। सारी चुड़ैल वापस चली जाती हैं और फिर अगले दिन दोबारा रानी चुड़ैल के महल पर आती हैं। सिपाहियों ने उन्हें फिर से रोक लिया। अरे, तुम लोग फिर आ गई हो। मैंने तुम्हें कल मना किया था ना कि रानी चुड़ैल किसी से नहीं मिलना चाहती। फिर भी तुम लोग रुको, मैं अभी आता हूं। और वो रानी चुड़ैल के पास जाता है। तब रानी चुड़ैल खाना खा रही थी। तभी उनके द्वार का पहरेदार बोलता है, रानी चुड़ैल अभी खाना खा रही है, सिपाही तुम बाद में आना। कुछ चुड़ैल रोज रानी चुड़ैल से बात करने के लिए आती है, वो उनसे मिलना चाहती है। ठीक है, मैं रानी चुड़ैल से इजाजत लेकर आता हूं। तब तक तुम उन्हें बातों में लगाओ, वरना कुछ बहाना बनाकर भगा दो। मैंने कल तो बहाना बना दिया था, लेकिन रोज रोज क्या बहाना बनाऊं?
क्यों ना आप एक बार उन्हें रानी चुड़ैल से मिलने दें, क्या पता क्या कहना चाहती हैं। चलो ठीक है, उन्हें भेज देना, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, कुछ देर बातों में बहला फुसलाकर फिर भेजना। सिपाही बाहर चुड़ैलों के पास जाता है और उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देता है। फिर सारी चुड़ैल महल के अंदर जाती है। रानी चुड़ैल उस समय कुछ अनोखी चीज खा रही थी, जिसे देखकर सब चुड़ैल हैरान हो जाती है और मन में सोचती है, ये रानी चुड़ैल इतनी अनोखी चीज क्या खा रही है? हम तो इंसानों को खाकर परेशान हो गए, इन्हें देखो, ये तो नई चीज खा रही है। फिर एक चुड़ैल उनसे पूछती है, रानी चुड़ैल, आप ये क्या खा रही हो और ये आपको कहाँ से मिला? सब चुड़ैल ऐसे ही सवाल करने लगती है। तब रानी चुड़ैल बोलती है, ये हमारे चुड़ैल लोक में नहीं मिलते, इन्हें मैं बहुत दूर से लाई हूँ। वैसे बताओ तुम सबको क्या परेशानी है, आज मेरे पास कैसे आई हो? चुड़ैल रानी, हम भी इंसानों का मांस खाकर परेशान हो गए हैं, अब मांस में मजा नहीं आता। हमें भी बताओ, हम भी ये स्वादिष्ट चीज कैसे बना सकते हैं और इसका नाम क्या है? इसका नाम चॉकलेट मोमोज है और मुझे पता नहीं है ये कैसे बनाए जाते हैं, पर ये इंसानों को बनाना आता है। मैंने उनसे ही लिए हैं और चॉकलेट मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। सब चुड़ैल चॉकलेट मोमोज खाती हैं और उन्हें वे बहुत ही अच्छे लगते हैं। रानी चुड़ैल, आप ही कुछ तरकीब बताएं कि हम भी इसे बनाना सीख लें। ये तुम सब सोचो, फिलहाल तो यहाँ से जाओ और मुझे मेरे चॉकलेट मोमोज खाने दो। अगले दिन एक चुड़ैल कुछ सोचकर इंसानों के बीच चली जाती है और छुप छुप कर मोमोज बनाना सीख लेती है। और फिर वो चॉकलेट मोमोज को सीखकर अपने चुड़ैल लोक में एक ठेला लगा लेती है और चॉकलेट मोमोज बेचना शुरू कर देती है। पहले ही दिन से उसको मुनाफा होने लगता है, क्योंकि चुड़ैल लोक में हर किसी को कुछ नया खाना था और उसके ठेला लगाते ही सारी चुड़ैल वहां आकर चॉकलेट मोमोज खाने लगी और 3-4 दिन में ही उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए। ये सोचकर उसके दिमाग में और भी लालच आ गया और उसने सोचा, सारी चुड़ैलों को मेरे चॉकलेट मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्यों ना अब मैं पैसे बढ़ा दूं और कुछ चुड़ैलों को अपने यहाँ काम करने के लिए रख लेती हूँ, जिससे काम भी दुगना हो जाएगा और मुनाफा भी। फिर उसने ऐसा ही करा। कुछ चुड़ैलों को अपने ठेले पर काम पर लगा दिया और खुद ठेले के साइड में कुर्सी डालकर बैठी रहती थी और बाकी चुड़ैल मोमोज बेचती रहती थी। और अब उन्होंने लापरवाही करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनकी मालकिन तो आराम करती रहती थी और उसकी काम करने वाली चुड़ैल उल्टे सीधे बेस्वाद से चॉकलेट मोमोज बनाकर बेचने लगी। और अगर कोई उनसे कहता कि मोमोज में कमी है तो वे उन्हें वहां से भगा दिया करती थी। ये देखकर अब कोई भी चुड़ैल ठेले पर नहीं आती और ठेले वाली चुड़ैल का ठेला धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। इसी से गुस्सा होकर उनकी मालकिन बोलती है, ये तुम तीनों ने क्या करा? मेरे ठेले को डुबा दिया और कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा। मैडम, हमने कुछ नहीं करा, आप ही आराम कर रही थी, हमने तो बहुत मेहनत की थी। अब कोई नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, तुम सब जाओ यहाँ से, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चुड़ैल उन्हें भगा देती है, पर अब जंगल में कोई भी उनसे बातें नहीं कर रहा था। सबने उसे अपनी चुड़ैल बिरादरी से अलग कर दिया और उसकी सहेली भी उससे बोल नहीं रही थी। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे पता चला कि उसके लालच ने उसे सबसे दूर कर दिया। पर अब उसे सबक मिल गया था। फिर उसने दोबारा से अपने ठेले को लगाया और चॉकलेट मोमोज बेचने लगी, बड़े ही प्यार से। साथ ही सबसे बहुत अच्छे से बात करने लगी और उसके चॉकलेट मोमोज अब फिर से अच्छे से बिकने लगे। अब सारी चुड़ैलों ने इंसानों का मांस खाना छोड़ दिया, जिससे इंसान भी बहुत खुश हो गए थे कि अब चुड़ैल उनके गांव में नहीं आ रही। और चुड़ैल भी बहुत खुश हो गई थी कि अब उन्हें कुछ अलग खाने को मिल रहा था। और ठेले वाली चुड़ैल को देखकर और 2-3 चुड़ैलों ने नई नई चीजों का ठेला खोल लिया था। एक गांव में नदी किनारे एक बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पे कौवे का एक जोड़ा रहता था और साथ ही रहता था एक अजगर। जब भी कौवा अंडे देता तब अजगर उन अंडों को खा जाता। ऐसा होते होते कई साल बीत गए। कौवा बड़ा दुखी था। उसने सोचा, हर बार हमारे अंडों को ये अजगर खा जाता है, हमें कुछ तो सोचना होगा। कौवे के दिमाग में एक बात आती है। उसे याद आता है कि क्यों ना हम अपनी दोस्त लोमड़ी से जाकर कोई राय लें, वो जरूर हमें कोई अच्छा सुझाव देगी। कौवे का जोड़ा लोमड़ी के पास जाता है और लोमड़ी को पूरी कहानी बता देता है। लोमड़ी कुछ देर सोचती है और फिर कौवे के कान में कुछ कहती है और बोलती है, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। कौवा बड़ा खुश हो जाता है और जाता है अपने पेड़ पर बैठ जाता है। पेड़ से कौवा रोज देखता था कि नदी में गांव की औरतें नहाने आती हैं और नहाकर जैसे ही बाहर निकली, कौवे ने एक औरत का
गले से सोने का हार निकाल लिया और उड़ गया और जाकर पेड़ के नीचे अजगर के बिल में उस हार को डाल दिया। औरतें चीखी चिल्लाई और गांव में गईं और उन्होंने सारी बात बता दी। लोग ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के पास पहुँचे जहाँ सोने का हार पड़ा था, यानी कि अजगर के बिल के बाहर। गांव वालों की आवाज सुनकर अजगर अपने बिल से बाहर आया। अजगर जैसे ही बिल से बाहर आया, गांव वालों ने उसके ऊपर पत्थर और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। फिर क्या था, इतनी लाठी डंडे और पत्थर खाकर अजगर की मौत हो गई। कौवा ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा था। गांव वाले अजगर को मारने के बाद वापस चले गए। कौवे का जोड़ा खुश हो गया और सोचने लगा कि अब जब हम अंडे देंगे तो उसमें से हमारे बच्चे निकलेंगे, और वो दोनों ये सोचकर खुश होने लगे। तो बच्चों, जानते हो आप, सिर्फ शरीर के बलवान होने से कुछ नहीं होता, आपके दिमाग में बुद्धि भी उतनी तीव्र यानी शार्प होनी चाहिए कि आप अपनी उलझनों के उपाय तुरंत निकाल सकें। जैसे लोमड़ी ने कौवे को अच्छा सुझाव दिया।